सबसे पहले एक चीज समझो, सिस्टम क्या चीज होती है। भाई अगर मैं केमिस्ट्री लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करता हूं, अरे ये छोड़ो, कोई आदमी जिस चीज पर काम कर रहा होता है उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर कोई गेट बनाने वाला गेट बना रहा है तो गेट उसके लिए सिस्टम है। अगर कोई कंप्यूटर ठीक कर रहा है तो कंप्यूटर उसके लिए सिस्टम है। कोई कुकर में खाना बना रहा है तो कुकर उसके लिए सिस्टम है। और कोई केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ कर रहा है तो टेस्ट ट्यूब और जो टेस्ट ट्यूब में केमिकल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो सिस्टम है। यानी सिस्टम बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो ये बोर्ड और मार्कर सिस्टम है। अगर मैं बोर्ड और मार्कर के साथ काम कर रहा हूं, मेनली मतलब बोर्ड और मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड पे मार्कर कैसे चलता है, तो हम ये रिसर्च कर रहे हैं बोर्ड और मार्कर के बारे में, तो बोर्ड और मार्कर मेरे लिए सिस्टम है। मैं मोबाइल में काम कर रहा हूं कुछ, या मोबाइल को ठीक कर रहा हूं, या मोबाइल को पकड़ के बैठा हूं, तो मैं मोबाइल के बारे में कंसर्न हूं। मतलब मैं मोबाइल के बारे में जान जान रहा हूं या उसे देख रहा हूं, तो मोबाइल मेरे लिए एक सिस्टम है। और एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जब भी आप केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब आपने ली होती है, या टेस्ट ट्यूब ली हुई है, या कंटेनर लिया हुआ है, या बीकर लिया हुआ है, वट जो भी आपने लिया हुआ है, वो सब सिस्टम है। अब आपका जो ये सिस्टम है ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम ऐसा होता है कि मैं क्या इसमें कुछ डाल सकता हूं? जी, ओपन है। क्या इसमें से कुछ बाहर जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता है। लेट सपोज तुमने पानी लिया है, तो पानी वेपर्स की फॉर्म में बाहर जा रहा है। और अगर मैंने कोई ऐसा लिक्विड लिया होता जो बाहर नहीं जा सकता, तो भी उसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वो बाहर नहीं जा सकता है, वो बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि वो वेपर में नहीं बदल रहा है, लेकिन जा तो सकता है, उसे रोक तो कोई नहीं रहा है ना। तो ऐसा कंटेनर जिसमें मैटर, ये समझना है, मैटर अंदर बाहर किया जा सकता है, पानी को बाहर बाहर से अंदर। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर को अंदर बाहर किया जा सकता है वो ओपन सिस्टम है। जैसे अभी बताता हूं, मेरे को एक्सचेंज ऑफ मैटर और हीट एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दोनों चीजें की जा सकती हो। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जल्दी समझ लेना है थोड़ा, समझो। ये तो ठीक है कि मैं इसमें से कोई चीज बाहर कर सकता हूं, बाहर से कोई चीज अंदर कर सकता हूं, ये बिल्कुल क्लियर है। समझने वाली बात यह है कि क्या मैं अंदर हीट पास कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं यहां पर कोई लैंप लगाऊंगा तो वो लैंप सिस्टम से आउटसाइड लगाया है मैंने, या मैं इसे सनलाइट में रखूंगा तो ये हीट हो सकता है पानी। और हीट बाहर भी जा सकती है। अगर मान लो पानी गर्म है तो वो हीट बाहर भी आएगी कंटेनर के वॉल्स के थ्रू। हीट एनर्जी है, तो एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है। जी हाँ। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि जिस प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं, तो मेरे को बताना है ये, इससे मेरे को समझ में आएगा कि कितना। जिस प्रेशर कुकर में हम खाना बनाते हैं, क्या उसमें ये सब होता है? मैटर अंदर बाहर यस जाता है? सर। हाँ, जाता है। यस, क्योंकि ये सीटी से निकलता रहता है ना वो मैटर। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर है। हाँ जी, मैटर अंदर बाहर जा सकता है। और हीट अंदर बाहर जा सकती है, बर्तन के अंदर और बर्तन से बाहर जा सकती है। ये बताओ। यस सर। ये बताओ, मोटरसाइकिल के बारे में क्या ख्याल है? बाइक जो हम चलाते हैं, क्या उसमें मैटर अंदर बाहर जा सकता है? नो सर। नहीं, क्यों नहीं जा सकता है? पेट्रोल नहीं जा सकता अंदर?
Yes, और sir. अंदर जा सकता है, बाहर तो नहीं आ सकता। बाहर साइलेंसर किस लिए लगा है? साइलेंसर में से क्या निकल रहा है भैया? मैटर ही तो निकल रहा है। और हीट, बाइक हीट देती रहती है, और धूप में खड़ी करोगे तो हीट वो ले भी लेती है। अच्छा ये बताओ, अभी पूछता हूं, ये कैन है, मान लो ये कोक है, ये बताओ कैसा सिस्टम है? ये कैन है, सील्ड जो होती है। नहीं, कैसा का मतलब मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये ओपन सिस्टम है? No, sir. क्या इसमें हीट अंदर बाहर जा सकती है? ये बताओ, जो मैं पूछूं बताते Yes, रहो। sir. जा सकती है ना? मैटर? No, sir. नहीं, तो ये ओपन सिस्टम नहीं है। मैटर अंदर बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या कोल्ड ड्रिंक बाहर जाती है? नहीं। क्या बाहर से कोई गैस अंदर आती है? नहीं। अच्छा, क्लोज्ड सिस्टम बड़ा सिंपल है, अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगा। अभी तुम सिस्टम में स्ट्रगल करते हैं अभी तो बच्चे। क्लोज्ड सिस्टम, भाई अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट ट्यूब या ऐसा बर्तन लिया है लैब में जो इस तरीके से बंद है, तो आप इसे हीट तो दे सकते हैं, और अगर इसके अंदर कोई चीज है जो गर्म है तो वो हीट बाहर भी आ सकती है, मगर इसमें मैटर अंदर बाहर नहीं हो सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ मैटर तो है, एक्सचेंज ऑफ हीट तो है, मगर एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं है। मैटर अंदर बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि बर्तन बंद है। तो ये कैसा सिस्टम है? क्लोज्ड, यानी क्लोज्ड में भी हीट अंदर बाहर जाती है मगर मैटर नहीं जा सकता है। अच्छा ये बताओ, ह्यूमन बॉडी कैसा सिस्टम है? ओपन, क्लोज? हम कैसा सिस्टम है? Sir, open. सर ओपन। ओपन हाँ, सर, ओपन। हाँ ओपन। चिप्स का पैकेट क्लोज्ड सिस्टम है ना? क्योंकि उसमें अगर आप पैकेट फटा ना हो, ढंग से सील्ड हो, तो कोई चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती है, हीट तो अंदर बाहर जा सकती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, भाई कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, पहले तो ये समझ लो। मगर कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, बहुत समझने वाला चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। तो कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि आइसोलेटेड होने के लिए क्या जरूरी है? सुनना, ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें ऐसी मटेरियल से बनी हुई हैं जो नॉन थर्मल कंडक्टिंग, नॉन थर्मल कंडक्टिंग, यानी ये दीवारें हीट को अंदर बाहर नहीं करती हैं। ना इन दीवारों से हीट अंदर जाती है, ना इन दीवारों से हीट बाहर जाती है। यानी ऐसे मटेरियल की बनी हुई है ये वॉल, ऐसे मटेरियल की बनी हुई है कि हीट इसमें चल नहीं पाती है। अगर हीट यहाँ है तो बाहर आने के लिए उसे यहां से चलना पड़ेगा, तो ये हीट को चलने नहीं देता है। नॉन थर्मल कंडक्टिंग, यानी हीट नहीं चल सकती है इस दीवारों में। कई बच्चे ऐसे हैं जो इसे लिखते ही समझ जाते हैं कि ये क्या दीवारें हैं, और कई ऐसे हैं जिनके नहीं आती है ये बात समझ में कि हीट चलने का क्या मतलब है। लेकिन ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा बर्तन है, हर बर्तन से हीट चल के बाहर नहीं आ सकती है। इसमें से आ सकती है क्योंकि ये दीवारें किसी खास मटेरियल की मैंने नहीं बनाई है। आज मुझे फीवर था तो मैंने दवाई ले ली 8 बजे 9 बजे, और वो दवाई मेरे को सुला रही है, आंखें बंद कर रही है मेरी। नॉन थर्मल कंडक्टिंग। अब सुनो इसमें से मैटर अंदर बाहर नहीं जाता है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर।
और नो एक्सचेंज ऑफ हीट। भाई कोई भी पूछ सकता है कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने देखा नहीं था पहले ठीक से और फिर आप बार बार अगर सवाल करेंगे तो डिस्टरबेंस होगी। ढंग से देखिए, अगर ना समझ में आए तो पूछिए। यहाँ हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि दीवारें नॉन थर्मल कंडक्टिंग है, पूछेगा पेपर में। और मैटर तो अंदर बाहर जा ही नहीं सकता है क्योंकि बंद है। अब सोचिए, मैंने 100 साल पहले 1990 में 1910 1920 में 90 नहीं 1920 में मैंने इसमें चाय बनाई थी, हॉट टी। और मैं ये चाहता था, या मेरे दादाजी ने बनाई थी, और वो चाहते थे कि उसे मेरे बच्चे पिए। तो क्या 2020 में ये चाय इस लायक होगी कि मैं इसे पी सकूं, या इतनी गर्म होगी कि मेरे बच्चे इसे पी सके? तो आंसर ये है कि नहीं, चाहे दीवारें नासा ने क्यों ना बनाई हो। हालांकि नासा हर चीज नहीं बनाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल है। तो ये किसी भी चीज से बनी हो चाहे, क्या ये हमेशा गर्म रख पाएगी चाय को? नहीं, हीट बाहर आएगी। लेकिन इतना है कि हाँ, कुछ महीने अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, या कुछ दिन या कुछ घंटे ये गर्म रहेगी। यानी जो ये आपकी दीवारें हैं, ये पूरी तरह से ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि हीट इसमें से बाहर ना आए। मगर हीट इसमें से बाहर ना आए, मगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई सिस्टम आइसोलेटेड है या नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर मैंने ये लिख दिया कि एक सिस्टम आइसोलेटेड है, तो उसे ऐसा होना चाहिए, है या नहीं? आइसोलेटेड की डेफिनेशन है, आइडियल स्टूडेंट की है ये। जैसे आइडियल आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम है ये, कैसा होना चाहिए। लेकिन कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल है, जो बॉटल आती है गर्म पानी करने वाली, मेरे पास थी लेकिन मैं अभी गांव छोड़ गया। तो जो चाय वाली जो केतली सी होती है, उसका एग्जांपल है। अब इसमें हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, मैं एक आधा एग्जांपल आपसे पूछूंगा, आप मुझे उसका आंसर करेंगे। सोचकर मैं कुछ पूछता हूं आपसे कि क्या पूछना चाहिए, कि कौन सी चीज कैसा सिस्टम है। रुको एक मिनट, रुको, तुम मुझे सोचने दो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ, जो CFL है, जो घर में CFL बल्ब जलते हैं, वो कैसा सिस्टम है? क्लोज। क्लोज। गुड, क्लोज्ड, क्योंकि उसमें से हीट तो अंदर बाहर आ रही है लेकिन मैटर नहीं। मेरे को ये कभी सिस्टम समझ नहीं आता था जब भी कोई समझाता था। और ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, कि हो सकता है मेरे को बहुत आसान लग रहा हो लेकिन किसी के ना समझ आ रहा हो सिस्टम क्या चीज है। मगर मैंने इसे बहुत इजीली समझाया है। अब आप देख लेना, जो आपको ना समझ में आया, कोई सवाल है तो पूछो 15 सेकंड के अंदर, और मैं अगली चीज बता रहा हूँ फिर। अच्छा सुनो, स्क्रीनशॉट जल्दी, नहीं तो ज्यादा स्लो बताएंगे तो देखने वाले के लिए हैक्टिक हो जाएगा रिकॉर्डिंग। अच्छा, मैं एक बात समझाऊंगा बहुत प्यार से। अब आपको समझना है, जितना आसान शब्द हो सकेंगे उतने आसान वर्ड। देखो, एक टॉपिक होता है स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट होती है कंडीशन। जैसे मेरी क्या स्टेट है, कोई मुझसे पूछे और भाई क्या स्टेट चल रही है, कोई लोग ऐसे भी पूछते हैं। तो मेरे से कोई पूछ रहा है क्या स्टेट चल रही है, तो मैं बताऊंगा सही चल रहा है, यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ है, या अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगा ऐसा ऐसा चल रहा है, या तीसरा फ्लोर बना लिया है, ऐसे सब बताऊंगा मैं।
तो जब आप किसी की आप स्टेट बताते हैं तो आप कंडीशन बताते हैं, अपनी स्थिति बता रहे होते हैं। तो अगर मैं हमारे पास कोई सिस्टम है और मैं ये कहता हूं कि मुझे इस सिस्टम की स्टेट बतानी है, मतलब सिस्टम के बारे में बताना। सिस्टम के बारे में क्या बताऊं, सिस्टम का एड्रेस बताऊं या सिस्टम के भाई का नाम, ये सब तो इसमें होता ही नहीं। मैं ये बताऊंगा कि भाई इसमें अमोनिया गैस है। एक चीज मैंने ये बता दी। क्या चीज बतानी होती है स्टेट ऑफ सिस्टम में? अपनी स्टेट बताने में कुछ भी बता सकते हो, लेकिन स्टेट ऑफ सिस्टम बताना है क्या चीज है अंदर। जो चीज अंदर है उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ईटीसी। चार चीजें ही बतानी है, समझ लो। तो अगर आप किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स बता दें तो आप उस सिस्टम की स्टेट बता रहे हैं। अब अगर आपने अंदर कर दिया, जैसे अमोनिया आपने लिया था और वो टूट गया N2 और H2 में, तो यहां गैस के 2 मोल थे। ये ज्यादा समझना नहीं है, ये समझना नीचे का हिस्सा। यहां ये गैस के 2 मोल थे और ये 4 मोल हो गए, 1 मोल 3 मोल। तो गैस के मोल बढ़ गए। जब गैस के मोल बढ़ते हैं तो अंदर काफी चीजें चेंज हो सकती हैं। हम नहीं कह रहे कि क्या चेंज होगा, ज्यादा इंजीनियर नहीं बन रहे हम, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अंदर स्थितियां चेंज हो गई है, यानी स्टेट चेंज हो गई है। इससे प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अबे 1 लिख दिया। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है चारों चीजें चेंज हो, एक भी चीज चेंज हो जाए या 2 या 3, यानी कुछ भी चेंज अगर हो जाए तो हम कहेंगे सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई है। तो ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। बताइए, आया समझ? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब सुनिए, ऐसे ही सुनना है, आराम से बताऊंगा मैं। इनको ही कंफ्यूजन नहीं करनी है, इनको ही स्टेट वेरिएबल कहते हैं। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल का मतलब होता है जो स्टेट को चेंज कर दे। ये वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है और ये स्टेट को चेंज कर देते हैं। इन्हीं को स्टेट फंक्शन कहते हैं। फंस नहीं जाना है, कभी सोचो कि कौन सी चीज क्या है। यही है स्टेट फंक्शन। ये है क्या? ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक चीज होती है जिसमें एक नंबर और यूनिट होती है। जैसे 20 पास्कल, तो एक नंबर और एक यूनिट, ये 2 चीजें मिलकर फिजिकल क्वांटिटी बनती है। ये फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या क्या डेफिनेशन होनी चाहिए अगर लिखनी हो तो? ऐसे आसान बनाना होता है, रटना नहीं होता है। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी, क्या फिजिकल क्वांटिटी? स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? इट इज नॉन एज, ऐसे नहीं करना है। स्टेट वेरिएबल का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी सिस्टम की स्टेट को बताती है। वो स्टेट फंक्शन होते हैं या स्टेट वेरिएबल। ये फिजिकल क्वांटिटी 4 जो सिस्टम की स्टेट बताने के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो 4 5 6 फिजिकल क्वांटिटी जो सिस्टम की स्टेट बताने के लिए यूज हो रही है, स्टेट वेरिएबल है। अभी सुनो, हाँ इसे स्क्रीनशॉट लो। अब सुनो,
भाई मनमीत सॉरी हो गया। नो सर। देखो एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। दो चीजें होती हैं, सुनना ध्यान से, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होता क्या है, पहले ये दिमाग में डाल लेते हैं। देखो स्टेट फंक्शन अभी अभी बताया था मैंने, स्टेट फंक्शन फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं। जैसे प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, यानी स्टेट को बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल स्टेट बताने के लिए होता है वो स्टेट फंक्शन है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब स्टेट फंक्शन है। डेंसिटी, इतना नहीं आता है, मतलब इतना नहीं करना है अभी। ये लिखूंगा मैं सारे, आप बता पाएंगे हर किसी के बारे में, लेकिन अभी 4 लिखना है। पाथ फंक्शन क्या होता है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, मगर इन फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल मैं स्टेट बताने के लिए नहीं करता हूं। ये है जैसे वर्क एंड हीट। ये आदमी यहां खड़ा है, आंसर करना है। अब सुनो, ये आदमी यहां खड़ा है, मैं बोलता हूं इसका क्या टेम्परेचर है, और एक बात मैं बोलता हूं कि इसका वर्क क्या है। इस समय खड़ा है, खड़े होने पे पूछ रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन वैलिड है। अगर मैं ये कहता हूं कि इसका टेम्परेचर क्या है, क्या ये बताया जा सकता है कि इसका टेम्परेचर क्या है? क्या ये वैलिड क्वेश्चन है, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बताया जा सकता है कि भाई टेम्परेचर क्या है। अगर मैं कहूं कि इसका वर्क क्या है तो Invalid. हाँ, Invalid है सर। इसका इसका कोई वर्क नहीं है, क्योंकि वर्क किसी स्टेट में, अगर कोई बंदा किसी स्टेट में, ये एक स्टेट में, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये लड़का यहाँ खड़ा है, इसका कोई वर्क नहीं है। टेम्परेचर होगा मगर इसका वर्क नहीं है। वर्क होता है जब आदमी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। तो अब मैं पूछता हूं अब इसका कितना वर्क है, तो ये भी क्वेश्चन वैलिड नहीं है। अगर आदमी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मुझे देखो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरा कितना वर्क है। हाँ भाई, यहाँ खड़े खड़े वर्क बताना है, ऐसा नहीं कि यहां से वहां तक आया हूं तो कितना वर्क, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा कितना वर्क है, कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो यहाँ खड़ा होके कितना वर्क है, कुछ भी नहीं। तो वर्क कहाँ हुआ था, रास्ते में, यहां हुआ था जब मैं रास्ते में था। तो वर्क जो है वो रास्ते में होता है, पाथ में, ना कि स्टेट में। अगर मैं ये कहूं कि रास्ते में इसका क्या टेम्परेचर था, तो ये सवाल टेम्परेचर के लिए वैलिड नहीं है। रास्ते में क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है कि कोई एक टेम्परेचर की वैल्यू ना हो। टेम्परेचर तब बताया जाता है जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाए, रास्ते में नहीं बताया जाता है। इसका क्या प्रेशर है, अब लेट्स सपोज, मैं फिर बताता हूं, रुको, इस बंदे को छोड़ो। अब जैसे इसे बताने के कई तरीके हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं सुनो उसे। जैसे ये एक सिस्टम है, इसका प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ मोल है, और वो ये चारों चीजें मैंने बता दी है।
और ये चारों चीजें मैंने कब बताई, जब ये किसी स्टेट में था। लेकिन अगर ये पिस्टन ऊपर खिसकने लगे, स्लो स्लो पिस्टन मूविंग अपवर्ड स्लोली, धीरे धीरे, बहुत धीरे, मान लो कि कई दिन में पिस्टन यहां से यहां जा रहा है, कई, वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, धीरे बस जा रहा है ऊपर। अब पिस्टन यहां आ गया, तो जब मेरे से कोई ये कहता है कि अब इसकी स्टेट बताओ, तो मैं स्टेट बताता हूं कि इसका अब प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, नंबर ऑफ मोल N2 है, ETC जो भी। कोई भी चीज इनमें से मैं रास्ते में नहीं बताता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जब ये रास्ते में चल रहा था तो इसका प्रेशर ये था। अगर पिस्टन हिल रहा है तो प्रेशर चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रास्ते में इसका वॉल्यूम ये था। क्यों नहीं कहता हूं मैं? क्योंकि वॉल्यूम लगातार चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रास्ते में इसका टेम्परेचर ये था। ऐसा भी तो हो सकता है कि रास्ते में टेम्परेचर कांस्टेंट हो, हाँ, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि चेंज हो रहा हो। तो गारंटी नहीं है कि रास्ते में टेम्परेचर क्या था। कहने का मतलब कि जब आप किसी चीज का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और वोल्ट बताते हैं स्टेट बताने के लिए, तो आप ये वैल्यू तब बताते हैं जब ये वैल्यू चेंज ना हो रही हो किसी स्टेट में। और जब आप वर्क बताते हैं तो आप ये कहते हैं कि सिस्टम ने इस स्टेट से इस स्टेट पर जाने के लिए रास्ते में इतना वर्क किया। तो वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, वो पाथ में बताया जाता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स स्टेट फंक्शन है, वो स्टेट पर बताया जाता है। अब बताओ, आया समझ कि नहीं? यस सर। वर्क की तरह ही हीट भी स्टेट फंक्शन है। थोड़ा सा समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। हीट होता क्या है? हीट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो आप हीट को क्या समझते हैं पता नहीं, तो ये समझ लीजिए, हीट का मतलब होता है कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। ये सिस्टम इस स्टेट में, मैंने कहा हीट कितनी है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है। इसकी इस समय कोई हीट नहीं है। हीट का मतलब मैं ये क्या, जैसे मैंने पूछा इसकी हीट कितनी है, तो इसका मतलब टेम्परेचर नहीं पूछ रहा हूं मैं, टेम्परेचर अलग चीज है, मैं पूछ रहा हूं इसकी हीट कितनी है। तो मैं यहाँ ये पूछ रहा हूं कि इसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की। अगर ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो ये पाथ में है, ना कि स्टेट में। जब हम ये कहते हैं कि सिस्टम किसी स्टेट में है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता है, हम ऐसा मानते हैं कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं ये कहूं कि इसकी हीट कितनी है, यानी इसने कितनी एनर्जी ट्रांसफर की, वो रास्ते में की, यहां से यहां तक आने, पाथ में हीट ट्रांसफर की। अब देखना, हाँ भाई, जब तुम स्टेट ए से स्टेट बी में आए, देखो, हाँ भाई, जब तुम ऊपर से नीचे आए तो तुमने रास्ते में कितना वर्क किया? आने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा? अभी क्वेश्चन जायज है, रास्ते में वर्क करना पड़ा, पाथ में। या जब आप ऊपर से नीचे आए तो आपके शरीर में से कितनी हीट निकली? रास्ते में, पाथ में। हो भी सकता है ऐसा कि आपको कहीं पर हीट स्टेट में फिट होती हुई नजर आ रही हो, लेकिन 90% मैंने आपका दिमाग ऐसा कर दिया है कि आपको पाथ में हीट और वर्क नजर आ रहा है, और स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स, और शायद ये इतना इनफ है। आप कोई सवाल है तो 15 सेकंड में पूछना है, वरना आगे चलेंगे। एक मिनट। चलो चलो, देखो मनीषा गोयल 10 बजे आ रही है, क्या समझाऊं मैं इस लड़की को।
अब सुनो अगली चीज। अच्छा, इंटरनल एनर्जी भाई बड़े ही, अब ध्यान से समझना है ना, इंटरनल एनर्जी। और बहुत ही, मैं भी बहुत ध्यान रखूंगा वर्ड का अपने। इंटरनल एनर्जी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस दुनिया में, कुछ भी, चाहे वो एक बॉम्ब हो जो फट सकता है, चाहे वो पानी हो ठंडा या गर्म, कुछ भी, चाहे वो एक इरेजर हो, चाहे वो कोई शार्पनर हो, चाहे कोई पेंसिल हो, चाहे कोई टेस्ट ट्यूब हो खाली, या उसके अंदर कुछ हो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी चीजों के अंदर एनर्जी है। आप कभी ऐसा गलती से भी नहीं कहेंगे कोई भी मैटर, अगर कोई चीज मैटर है, अगर कोई चीज मैटर है तो उसके अंदर एनर्जी है, अगर कोई चीज मैटर है तो फिर उसके अंदर एनर्जी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आपसे किसी ने कहा कि क्या इसमें एनर्जी है, बड़ा शांत पड़ा हुआ था, आपने कहा नहीं। लेकिन अगर मैं इसे जलाऊं तो जलाने पे इसमें से हीट एनर्जी निकलेगी। तो अगर इसमें एनर्जी नहीं थी तो वो हीट एनर्जी इसमें से कैसे निकल रही है? लेकिन अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो आज मेरे को इंसान से ले लो, इंसान से जल्दी समझ में आएगा। आज मैं इस इंसान को इंटरनल एनर्जी बताना चाहता हूं इसकी। अगर मैं इसको इसकी इंटरनल एनर्जी बताना चाहता हूं तो मुझे इसकी टोटल एनर्जी बतानी है। इसके अंदर कितने टाइप की एनर्जी है? इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर है, हाँ इसके अंदर एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ब्लड है, जो कई चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो मूव कर रही हैं और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, कई सब्सटेंस अंदर ऐसे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। कई एटम होंगे अंदर जो रोटेट हो चुके होंगे, अपनी बॉन्ड बॉन्ड रोटेट हो रहे होंगे, रोटेशनल एनर्जी। अबे इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। वाइब्रेशनल एनर्जी, अंदर कई चीजें वाइब्रेट हो रही हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना तो पता नहीं मुझे कितने टाइप की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, पूरी रात बीत जाए, पता नहीं अंदर कितने टाइप की एनर्जी है। एक तो मुझे ये नहीं पता कि अंदर कितने टाइप की एनर्जी है और अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी अलग अलग। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये निकाला ही नहीं जा सकता कि इसमें कितने टाइप की एनर्जी? यानी इंटरनल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के अंदर हर तरीके की एनर्जी का सम करके, भगवान भी ये नहीं कह सकते कि भाई सौरभ तेरे अंदर इतने टाइप की एनर्जीज हैं और उन सबका सम है 2,80,03,45 जूल, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इंटरनल एनर्जी नहीं निकाली जा सकती। वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। बताओ, ये बात आई समझ में? यस Yes, सर। sir. यानी हाँ, यानी कि हम ये नहीं बता पाएंगे कभी भी कि किसी सब्सटेंस के अंदर टोटल कितनी इंटरनल एनर्जी है। समझ रहा है इस बात को? अभी सोच लेना है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। यानी हमारे पास कोई भी चीज हो, इंसान ही नहीं, इस बॉम्ब के अंदर पता नहीं कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उन एटम्स मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स में कितने टाइप की एनर्जी है। वो एक अलग बात होती है कि गाड़ी भाग रही है, गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो वहां काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी थोड़ी है।
इंटरनल एनर्जी में तो आपको गाड़ी की सारे टाइप की एनर्जी का सम करके बताना है, वहां आप सिर्फ बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है 12mv², वो बताई जा सकती है, अकेली एक एनर्जी तो बता रहे हो तुम। अब अगर आप गाड़ी की काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं तो उसमें कई चीजें इन्वॉल्व है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, उनमें भी काइनेटिक एनर्जी है, वो थोड़ी बता रहे हो तुम तो गाड़ी के ऊपर के ढांचे की काइनेटिक एनर्जी बता रहे हो, अंदर कई सब्सटेंस है वो भी मूव कर रहे हैं, उनमें भी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो एक अलग एनर्जी है। यानी किसी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी कभी नहीं बताई जा सकती है, मगर टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है ये बताया जा सकता है। ये सुनना है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ये देखो, पहले इस लाइन को पढ़ना। भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, सही बता रहा हूँ, और ऐसे नहीं आ रहे फीवर से, वो दवाइयों से आ रहे हैं काफी तेज। रुको एक मिनट। वी कैन नॉट कैलकुलेट यू मतलब इंटरनल एनर्जी, बट वी कैन कैलकुलेट डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखो ये एक आदमी बैठा है बैंक के बाहर, एक आदमी बैठा है बैंक के बाहर, इसके बैंक में कितने पैसे हैं टोटल मुझे नहीं मालूम, यानी मुझे नहीं मालूम कि इसकी सारी टाइप की एनर्जी का सम क्या है, यानी टोटल पैसे कितने हैं इसके बैंक में मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी अभी इसने मेरे सामने 5,000 रुपए बैंक में डाले हैं। अब कितने रुपए हैं बैंक में? मुझे क्या पता, क्यों नहीं पता जब मुझे शुरू वाले ही नहीं पता है। अगर शुरू में 10,000 थे तो 5 जोड़ के 15 हो गए होंगे, तो ना तो मुझे शुरू में पता है कि इसके बैंक में कितने पैसे हैं, ना एंड में पता है कि कितने पैसे हैं, मगर ये तो पता है कि पैसों में अंतर कितने का आया है, 5,000 का। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? बताओ, अंतर बताया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता मैं कि इस समय कितने पैसे हैं बैंक में और इस समय। अब जैसे तुम कहो ये क्यों नहीं बता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे मैं ये नहीं बता नहीं पा रहा मैं कि बैंक में कितने पैसे हैं इसके। इसने मेरे सामने 5,000 रुपए डाले, अब इसके बैंक में कितने पैसे हैं मैं अब भी नहीं बता पा रहा, लेकिन मुझे इतना पता है पहले और अब इसके बैंक में 5,000 रुपए का अंतर आ गया। इस तरीके से ये चीज समझना, एक सिंपल एग्जांपल, ये कोई इंटरनल एनर्जी मुझे नहीं पता इसमें कितनी इंटरनल एनर्जी है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं निकाल नहीं सकता, वो कई टाइप की एनर्जीज का सम होता है। लेकिन अगर मैं इसे 500 जूल एनर्जी दूं, हीट दे दूं 500 जूल, एक सिंपल एग्जांपल है कि मैं इसे हीट दूं 500 जूल, तो इसकी टोटल एनर्जी में 500 जूल एनर्जी और जुड़ गई। अब इसकी एनर्जी हो गई U2। ना मेरे को U1 पता है ना U2, लेकिन मेरे को यह पता है कि U2 और U1 का अंतर कितना है, 500 जूल। ये बताओ, ये बात आ रही समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी तो फिलहाल इतना समझना था कि इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आया है
ये बताया जा सकता है। यानी कि अब इसे एक बार लाइन को पढ़ो और अपने दिमाग में मैच कर लो। वी कैन नॉट कैलकुलेट यू, पहले ये समझ आ जाना चाहिए अब, बट वी कैन कैलकुलेट डेल्टा यू। इन दोनों को पढ़ो एक बार और इसे अपने माइंड में पक्का कर लो कि मैं इस समय जो समझा रहा हूं बात वो ये है कि हम यू नहीं निकाल सकते मगर डेल्टा यू निकाल सकते हैं। तो एक तरीका है समझना इसे कैसे निकाल सकते हैं, इसे मिटा रहा हूं। लेट सपोज, ध्यान से देखना, अब ये एनसीईआरटी के टॉपिक है बिल्कुल, ये मेरे एग्जाम्पल नहीं है। डेल्टा यू कैसे निकालते हैं? मेरे पास एक सिस्टम है और ये सिस्टम एडियाबैटिक है। इस सिस्टम की दीवारें एडियाबैटिक है, पेपर में क्वेश्चन आता है 1000%। एडियाबैटिक वॉल इतना आसान है। क्या होती है एडियाबैटिक वॉल? ऐसी दीवारें, ऐसी वॉल जो हीट अंदर बाहर ना जाने दे। ऐसी दीवारें जो हीट अंदर बाहर ना जाने दे। ना इन दीवारों से अगर अंदर हीट बनती है, अगर ये अंदर से गर्म हो जाए तो वो गर्म ही रहेगा, वो हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर से हीट अंदर नहीं आएगी। अब सुनो, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है और मैंने इसमें पैडल डाला, व्हील पैडल, ऐसे घुमा दिया पानी को। इससे पानी के पार्टिकल पागल हो जाएंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, टकराएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इससे हीट प्रोड्यूस होगी और वो हीट बाहर नहीं जा पाएगी, यानी अंदर ही रहेगी, अंदर ही प्रोड्यूस हुई, अंदर ही रहेगी। ऐसे ही समझना है, मेन बात नहीं समझनी है। मान लो कि ये पैडल 1000 जूल वर्क करता है। मैंने पढ़ा है 9वीं में, किसी चीज पर जितना वर्क करोगे, अगर मैं मार्कर को 500 जूल वर्क डन करता हूं, मार्कर पे 500 जूल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, 500 जूल वर्क करता हूं मैं मार्कर पे, तो मार्कर के अंदर 500 जूल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये मूव करेगा। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 500 जूल है तो इसका मतलब मैंने अपने हाथों से इस पे 500 जूल वर्क किया है। किसी फुटबॉल को किक करने पर जितना वर्क आप अपनी पैरों से फुटबॉल पे करेंगे उतनी ही फुटबॉल में एनर्जी आ जाएगी। अगर आपने 1000 जूल वर्क किया है पानी पर पैडल से, तो वो वर्क 1000 जूल वर्क 1000 जूल हीट में बदल जाएगा, यानी ये वर्क अंदर हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी में बदल जाएगा, यानी पानी में एनर्जी आ जाएगी। ये 1000 जूल वर्क पानी में 1000 जूल हीट प्रोड्यूस कर देगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। इससे टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हो गई। अब इंटरनल एनर्जी में कितना अंतर आया? पहले थी इंटरनल एनर्जी U1, मान लो अब U2 है ना, मेरे को U1 पता है ना U2, लेकिन मेरे को पता है कि U2 माइनस U1 उतना ही है जितना आपने वर्क किया है सिस्टम पे। जितना वर्क करेंगे उतनी ही सिस्टम में एनर्जी आ जाएगी, और वो एनर्जी बाहर भी नहीं गई हीट की फॉर्म में। बाहर क्यों नहीं गई? क्योंकि दीवारें एडियाबैटिक है। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि मैंने इस पे 1000 जूल वर्क किया सर, इसमें तो कहीं ना आई 1000 जूल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बाहर ट्रांसफर हो रही होगी, फिर आपने दीवारें एडियाबैटिक नहीं ली। अगर आप ऐसी दीवारें लेंगे जो हीट को बाहर ना जाने दें, तो जितनी आपने पानी पे वर्क किया है
उतनी ही पानी की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। वर्क डन एडियाबैटिकली करना है, वर्क डन एडियाबैटिकली करना है। इस सेंटेंस का मतलब जिस समय आप वर्क कर रहे हो तो उस वर्क से जो एनर्जी बन रही हो वो बाहर नहीं जानी चाहिए, तभी अंदर रहेगी, तभी तो आप कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है उतनी ही जितना हमने वर्क किया है। अब एक चीज और, ये मैकेनिकल वर्क है, जो भी आप पढ़ते हैं वर्क डन, वो मैकेनिकल वर्क पढ़ते हैं। मैकेनिकल वर्क कौन सा होता है? जिसमें फोर्स होता है। हर वर्क डन में फोर्स नहीं होता है। जैसे ये आपका वोल्टेज इक्वल टू W/Q 10th क्लास का फॉर्मूला है। वोल्टेज का मतलब है कितना वर्क हुआ कितने चार्ज पर। यहां जो वर्क डन है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज के इक्वल है। ये वर्क डन मैकेनिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक वर्क है। इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब होता है आपने कितनी वोल्टेज दी मल्टीप्लाई कितना चार्ज फ्लो करवा दिया। यानी अगर मैंने इस पानी में सेम मैंने यही सिस्टम लिया है, दीवारें एडियाबैटिक है, वॉल्स एडियाबैटिक है, लेकिन इस बार मैंने पानी पर मैकेनिकल वर्क नहीं किया, बल्कि मैंने पानी को हीट कर दिया। इमर्सन रॉड, पता नहीं हीट रॉड ऐसे बोल दो सिंपली, हीट रॉड से मैंने पानी को हीट कर दिया। तो मैंने पानी में वोल्टेज दी है और पानी में चार्ज फ्लो कर रहा है। वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज होता है वर्क डन। लेट सपोज कि मैंने 1000 जूल वर्क किया उसी पानी पे, सेम है, वही पानी है जो यहां था वो यहां है। इस बार भी टेम्परेचर T1 से T2 ही होगा, सेम। यानी ये मैंने पानी लिया था, ये मैंने यहां लिया, इसका टेम्परेचर मैंने T1 लिया था, इसका भी T1। यहां से आपको एक चीज सीखनी है। अगर इनिशियली आपने टेम्परेचर T1 लिया है और आप वर्क डन 1000 जूल करते हैं यहां और 1000 जूल करते हैं यहां, वर्क डन का तरीका अलग है। ये है वर्क डन मैकेनिकल और ये है इलेक्ट्रिक। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने वर्क डन इलेक्ट्रिक किया है। सुनो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्क डन इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्क डन मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिक है। बस आपको यह देखना है कि वर्क डन अगर 1000 जूल हुआ है तो टेम्परेचर T1 से T2 ही होगा। जैसे यहां T1 से T2 सेम वैल्यूज हैं, और अगर टेम्परेचर में चेंज सेम आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज दोनों जगह सेम आ रहा है। और इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज आ रहा है तो इस बार जो आपने वर्क डन किया है इलेक्ट्रिकल, उसने भी इंटरनल एनर्जी को 1000 जूल ही चेंज किया। जो वर्क डन आपने मैकेनिकल किया था उसने भी इंटरनल एनर्जी को 1000 जूल चेंज किया। जेपी जूल एक साइंटिस्ट है, उसका कहना है कि अगर आप एक सिस्टम पर सेम अमाउंट में वर्क करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है कि वर्क कैसे किया गया। दोबारा सुनो, जेपी जूल एक साइंटिस्ट का कहना है अगर आप एक सिस्टम पर सेम अमाउंट में वर्क करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने वर्क डन कैसे किया है, इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल। अगर वर्क डन सेम है तो टेम्परेचर में चेंज सेम आएगा और इंटरनल एनर्जी में चेंज भी सेम आएगा। ये बताओ, क्या है समझ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बस इतना ही पढ़ लो। नींद नहीं आ रही मुझे, वो असर सा हो रहा है मेरी दवाइयों का। ठीक है, तुम फिर देखेंगे, परसों देखते हैं संडे को क्या कर सकते हैं। बाकी परसों ले लूंगा मैं क्लास, जहां तक है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या मिटा रहा हूँ मैं, बस ले लो।